Hello friends, a warm welcome to you all to this Documents English Learning and Improvement classes. I am Hirendra Singh. Today we are going to discuss about the writing skill. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 4 स्किल्स किसी भाषा को जानने के लिए होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। अब स्पीकिंग के बारे में हम लोगों ने और ग्रामर के बहुत सारे पोर्शंस के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन कर लिया है, काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज और वीडियोस हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं। आज जो है अंतिम स्किल, जिसको कि हम राइटिंग स्किल के नाम से जानते हैं, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि द फर्स्ट 2 स्किल्स विच आर द लिसनिंग एंड रीडिंग, दे आर द सोर्सेज ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन, दे आर द सोर्सेज ऑफ इनहांसिंग वंस नॉलेज और वोकैबुलरी, they are the sources of also to learn the manner of speaking, etc. But other 2 skills which are known as the writing and speaking, they are the sources of expressing one's knowledge. ये दोनों सोर्स जो होते हैं वो उन दोनों पहले से प्राप्त दोनों सोर्सेज से प्राप्त ज्ञान को प्रकट करने के 2 माध्यम होते हैं, जिनको कि हम स्पीकिंग और राइटिंग के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्पीकिंग के बारे में काफ़ी डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग किसी भी पैराग्राफ या किसी भी टॉपिक को लिखने के लिए कैसे हम उसको एक्सपेंड करें, हाउ टू एक्सपेंड ए पैराग्राफ, हाउ टू राइट एन एसे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार के टॉपिक्स होते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स होते हैं। कहने का मतलब ये कि किसी स्थान का वर्णन, किसी व्यक्ति का वर्णन, किसी जगह का वर्णन, किसी मॉन्यूमेंट का वर्णन करना, उसको हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। डिस्क्राइब माने होता है वर्णन करना। अब वर्णन किस चीज का होता है? सम पर्टिकुलर प्लेस, सम पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट, सम पर्टिकुलर बिल्डिंग, सम पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट एक्सेट्रा, उनकी डिस्क्रिप्शन को हम डिस्क्रिप्टिव एक्सरसाइज के या डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के रूप में हम जानते हैं। दूसरे टाइप का पैराग्राफ होता है नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब होता है घटनात्मक। घटना जो होती है फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, उसके बारे में जब हम एक एक स्टेप को सीक्वेंस में वर्णन करते हैं तो उसको हम नैरेटिव एसेज कहते हैं। जैसे किसी फंक्शन का वर्णन करना, किसी शादी समारोह का वर्णन करना और किसी स्टोरी का वर्णन करना, तो इन सबको किसी यात्रा का वर्णन करना, उसको नैरेटिव एसेज कहते हैं। अर्थात कहाँ से वो टॉपिक शुरू हुआ और उसका अंत कैसे हुआ, इसको हम नैरेटिव एसेज कहते हैं। और तीसरा जो है वो रिफ्लेक्टिव एसेज कहे जाते हैं या रिफ्लेक्टिव टॉपिक्स कहे जाते हैं। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द इनसाइट ऑफ द पर्सन। आदमी के अंतर्दृष्टि से संबंधित होते हैं, वो बाहरी ज्ञान से संबंधित नहीं होते हैं। हमें जो आंतरिक ज्ञान है उसके माध्यम से हम उसका एक्सप्रेशन करते हैं। जैसे किसी भाव पर लिखना है, फ्रेंडशिप पर लिखना है, एनमिटी पर लिखना है, ऑनेस्टी पर लिखना है, ट्रुथ पर लिखना है, तो उसको हम अपने संचित ज्ञान के माध्यम से हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन इन दोनों में कोई संचित ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसे आसान साधन हैं जिनके माध्यम से हम पूरे पैराग्राफ को बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव मैनर में, बहुत ही विशद तरीके से उसका वर्णन हम कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि राइटिंग स्किल, जिसको हम कंपोजिशन के भी नाम से जानते हैं, वो कैसे लिखा जाता है। हाउ टू राइट ए पैराग्राफ, पैराग्राफ कैसे लिखें। अब जो ये 2 प्रकार के एसेज होते हैं, इसमें हम अपने शरीर के 5 इंद्रियों का अगर समुचित तरीके से यूज करते हुए हर एक सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से प्राप्त ज्ञान को अगर हम लिखें तो वो पैराग्राफ आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं घटना किसी स्थान पर गए हुए हैं विजिट करने के लिए, तो उस स्थान के बारे में लिखना, उसको हम डिस्क्रिप्टिव एसे कहते हैं। किसी फंक्शन के बारे में लिखना, उसको हम नैरेटिव एसे कहते हैं। तो ये नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव एसेज जो हैं वो हम अपने 5 इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान या जो उसकी परसेप्शन होती है, जो समझ होती है, उसके आधार पर हम पूरे पैराग्राफ को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे 5 इंद्रियों में सबसे पहला स्थान आईज का आता है। कहने का मतलब ये कि हमारे आंखों के सामने जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब हम उसको सेंटेंसेस बना करके
उसके एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं। जैसे हम किसी स्थान पर ताजमहल को देखने के लिए गए हुए हैं, तो आंखों से हम क्या देखते हैं? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी कम इनटू द साइट ऑफ द ताजमहल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द लोकेशन, वी सी द लोकेशन ऑफ दैट बिल्डिंग। वो ग्रेट बिल्डिंग जो है, वो ग्रेट आर्किटेक्चर जो है, वो हम उसकी लोकेशन को देखते हैं। तो क्या है लोकेशन? द ताजमहल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, यमुना नदी के किनारे पर वो बसा हुआ है या बना हुआ है। इट इज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, ये बहुत लार्ज एरिया में या वास्ट एरिया में फैला हुआ है। दैट प्रेजेंट्स ए वेरी वंडरफुल साइट, दिस इज ए वेरी वंडरफुल साइट। अब इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेवन वंडर्स ऑफ द, दिस इज वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 7 आश्चर्यजनक चीजों में ताजमहल का स्थान है। अब किसी भी बिल्डिंग को, तो हमने ताजमहल कह दिया, मान लीजिए कोई किला है, कोई फोर्ट है, फोर्टेस है, या कोई टेम्पल है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, तो उसके लिए हम विशालता के लिए हम जाइजेंटिक और कॉलोसल शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब दिस इज अ वेरी जाइजेंटिक स्ट्रक्चर। तो ताजमहल कैसा है? दिस इज ए वेरी कॉलोसल और जाइजेंटिक स्ट्रक्चर। एंड और ह्यूज हम कह सकते हैं, इट इज ए ह्यूज बिल्डिंग, भारी बिल्डिंग है। दिस इज ह्यूज क्रिएशन ऑफ आर्ट, जिसको हम कह सकते हैं ये विशेष आर्ट का बहुत बड़ा कला है। और इसी तरह से जब हम वहां जाते हैं तो हम ये भी देखते हैं, किसी भी स्थान पर जाएं देखने के लिए, तो वहां हम जरूर देखते हैं कि ग्रीन ग्रास, हरे भरे मैदानों का पार्क भी होता है, लॉन भी होता है। तो देयर इज ए स्प्रॉलिंग लॉन ऑफ ग्रीन ग्रास, हरे भरे घास का बहुत फैला हुआ लॉन भी है वहां पे। अब लॉन में जब हम देखते हैं तो देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स विच आर ब्लॉसमिंग देयर, तो बहुत सुंदर सुंदर वहां फूल भी हैं। ऑल्सो यू सी दैट द हेजेस आर अलोंग द रोड्स, रोड के किनारे किनारे हेजेस लगी होती हैं, दैट ब्यूटीफाई, दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग, जो कि सुंदरता को बढ़ा देते हैं। वहां हम ये भी देखते हैं कि देयर इज ए रनिंग फाउंटेन, एक झरता बहता हुआ झरना भी है। सम बर्ड्स आर सिटिंग देयर, उसमें कुछ पक्षी भी बैठे रहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी चीज हम उसमें देखते हैं, चाहे बहता हुआ पानी हो, शुद्ध सफेद शुद्ध और क्लियर वाटर हो रनिंग, एंड सम ऑफ द बर्ड्स स्प्रेड आर द, उसमें तैरते हुए पक्षी दिखाई देते हैं, तो दे ऐड टू द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। इसके बाद है एक्सटीरियर स्ट्रक्चर। अब हम इसके बाद जब हम वी गो क्लोज टू द बिल्डिंग, तो हम क्या देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, आउटसाइड स्ट्रक्चर। आउटसाइड स्ट्रक्चर में हम ताजमहल को देखते हैं, देयर आर 4 मिनारेट्स ऑन द 4 साइड्स ऑफ द बिल्डिंग, चारों तरफ 4 मीनारें बनी हुई हैं। देयर आर सो मेनी पिलर्स, देयर आर नंबर ऑफ पिलर्स ऑन व्हिच द बिल्डिंग रेस्ट से, जब जिस पर की बिल्डिंग वो खड़ी है उसमें पिलर्स हैं। एक्सटीरियर स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इट इज मार्बल, व्हाइट मार्बल का बना हुआ। वैसे दूसरी कोई बिल्डिंग के लिए हम कह सकते हैं इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल्स, पिंक मार्बल्स। तो एक्सटीरियर स्ट्रक्चर हो गया, बाहरी इसकी बनावट, बाहरी कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर रचना इसकी कैसी है। इसके बाद बरामदाज, वहाँ जो गैलरीज हैं, द पाथवेज हैं, उनके बारे में हम लिख लेंगे कि द गैलरीज आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, विभिन्न प्रकार के मटेरियल से उनको सुसज्जित किया गया है, सजाया गया है। इसके बाद आप अंदर जाते हैं, रनिंग फाउंटेन हमने बता दिया। हिली एरियाज, अगर वहां मान लीजिए वहां तो हिली एरिया नहीं है, बट दिस इज द बैंक ऑफ द रिवर यमुना दैट प्रेजेंट्स ए वेरी ब्यूटीफुल साइट, जो कि बहुत सुंदर दृश्य वहां उपस्थित करता है। और द रनिंग gurgling water of the Yamuna also increases the beauty of the Taj Mahal, and its water, when it is said that when its reflection falls into the, its shadow or the reflection falls into the water of Ganga, into the water of Yamuna, it increases the beauty of the Taj Mahal. तो ताज महल की सुंदरता को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर हमने देखा हिली रीजन है अगर, तो there is a हिल ऑल अराउंड इट, मान लीजिए उसके चारों ओर हिल एरियाज हैं, वहां हम कह सकते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स आर आल्सो वेरी कॉमन इन द नेचर, जहां भी हम जाते हैं ट्रीज और प्लांट्स होते हैं। देयर आर ब्यूटीफुल लॉन्ग एंड स्टाउट ट्रीज, प्लांट्स, दे इंक्रीज द ग्रीनरी ऑफ द
एरिया। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि देयर आर सो मेनी टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम अब्रोड, कमिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कंट्री, बाहर से भी आए रहते हैं। तो टूरिस्ट फ्रॉम नेटिव, फॉरेन एंड नेटिव कंट्रीज, मतलब अपने देश से और फॉरेन के दूसरे देशों से भी आए हुए थे, जो कि अपने देवर इन दियर ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ट्रेडिशनल अटायर्स में थे, ट्रेडिशनल रोब्स भी कह सकते हैं, अपने परंपरागत ड्रेसेस में आए हुए थे। देन वी गो इनसाइड द बिल्डिंग, हम लोग इनसाइड जाते हैं उसमें। तो व्हाट इज द इनसाइड और इंटीरियर स्ट्रक्चर उसका क्या है? तो देयर आर सो मेनी पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, कार्विंग्स भी वहां बनी हुई होती हैं, तरह तरह की डिजाइंस, कार्विंग्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। अब वहां तो गॉड्स एंड गॉडेसेस की नहीं है वहां पे ताजमहल में, तो लेकिन जो कार्विंग वहां पर, जो स्ट्रक्चर या जो वहां पर पेंटिंग की गई है, जो चित्र बनाए गए हैं, पिक्चर्स जो उसमें बनाए गए हैं, उसके बारे में हम लिख देंगे। और फिर इसके बाद इंटीरियर स्ट्रक्चर हो गया। हॉल, देयर इज ए बिग हॉल इन द मिडिल ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के मतलब बीच में एक बहुत बड़ा हॉल है। देयर आर 2 टॉम्ब्स, 2 कब्रें हैं वहां पर। अगर उसकी बात की जाए ताजमहल की, तो देयर आर 2 टॉम्ब्स ऑफ द ग्रेट रूलर शाहजहां एंड हिज स्पाउस मुमताज महल एक्सेट्रा। कार्विंग्स और पेंटिंग्स उसकी हमने बता दी ऑन द वॉल्स हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां गार्ड्स जो होते हैं, दे आर स्टैंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड टू दे चेक द मिसक्रिएंट्स। वे गार्ड्स भी होते हैं, वे जो शरारती तत्व हैं उनको रोकते हैं। और देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गाइड्स आर आल्सो, नंबर ऑफ गाइड्स आर आल्सो स्टैंडिंग देयर। लोग वहां जाते हैं तो उन गाइड्स की हेल्प से, और वो ताजमहल के अंदरूनी और बाहरी भाग के बारे में पूरी जानकारी करते हैं। तो इस प्रकार से जो गाइड्स होते हैं वो और गार्ड्स, दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट स्पॉट्स ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आईज से देखी जाने वाली चीजें हैं, हमारी नेत्रों से, वे चीजों को, उन चीजों को हम देख करके उनके बारे में आसानी से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द ग्रेट बिल्डिंग विच वी हैव गॉन टू सी, वो बहुत ही क्लियर हो जाता है। उस वहां का स्थापत्य, वहां का कला, वहां का कौशल, वहां की शिल्प कला, ये सब जानकारी हम अपनी आंखों से देख करके, उसकी कढ़ाई, उसकी कार्विंग, उसका जो नक्काशी है, ये सब देख करके हम अपनी आंखों से देख करके उस ग्रेट बिल्डिंग के बारे में आसानी से लिख सकते हैं। चाहे वो कोई फोर्ट हो, चाहे वो कोई म्यूजियम हो, चाहे वो कोई हिल स्टेशन हो, हिल एरिया हो, या कोई ग्रेट बिल्डिंग हो, टेम्पल हो। तो इस प्रकार से हम उसके बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं हम ईयर। ईयर का मतलब होता है कानों से सुने जाने वाली तरह तरह की आवाजें। अर्थात वहां जब हम जाते हैं तो देयर इज ए हसिल एंड बसिल, कहने का मतलब कि वहां बहुत ही चहल पहल हुआ करती है। ऐसे आवाज पर स्वीट और प्लेजेंट साउंड ऑफ म्यूजिक, हम सुनते हैं कि तरह तरह की वहां पर सुंदर आवाजें आती हैं, कान को अच्छी लगने वाली साउंड और साउंड म्यूजिक होती है। समटाइम्स पीपल आर प्लेइंग सम म्यूजिक ऑफ भजन्स एक्सेट्रा। ट्विटरिंग एंड द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स आल्सो इंक्रीज द नेचर्स ब्यूटी। वहां पर सुंदरता जो वातावरण के है वो बढ़ा देते हैं। मतलब चिड़ियों का चहचहाना, उनका ट्विटर करना, चहचहाना, इस प्रकार की आवाजें होती हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ अदर साउंड्स यू कैन आल्सो हियर, तरह तरह की अन्य प्रकार की आवाजें भी होती हैं जिसको हम कान के माध्यम से उसको ग्रहण करके और उसके बारे में हम लिख सकते हैं। समटाइम्स द चिल्ड्रन आर आस्किंग फॉर द टॉयज एक्सेट्रा। तो इस तरह की आवाजें, समटाइम्स पीपल आर सेलिंग देयर मटेरियल्स, कॉलिंग ऑन देयर हाईएस्ट पिच ऑफ द वॉइस। तो इस प्रकार से लोग अपने सामान को बेच रहे होते हैं, तो वो आवाजें जो हमें सुनाई देती हैं उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद आता है स्थान स्वीट स्मेल। इसके बाद नोज का, कहने का मतलब कि नाक से हम किस प्रकार का माहौल वहां अनुभव करते हैं। तो नाक से किस प्रकार की हम वहां स्मेल, गुड स्मेल, बैड स्मेल भी हो सकती है। समटाइम्स नाला इज पासिंग थ्रू देयर, वहां से अगर कोई नाला निकल रहा होता है तो उसकी बैड स्मेल आएगी। सपोज एट सम टॉप पॉइंट देयर इज गार्बेज, तो वहां से स्टिंकिंग या फाउल स्मेल हम महसूस कर सकते हैं। तो उस तरह से
वहां जनरली लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसे विजिटिंग प्लेसेस पर या ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस पर इस तरह की गंदगी होती दिखाई नहीं देती है। तो लेकिन ये कि वहां फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स खिले हुए होते हैं, उनकी सुगंध वातावरण में फैल रही होती है। इंसेंस मतलब अगरबत्तियों की महक, मान लीजिए कोई मंदिर में गए हैं तो एट द टाइम वहां अगरबत्तियों की महक जो है पूरे वातावरण को सुगंधित बना देती है। इंसेंस इज स्प्रेडिंग इन द एटमॉस्फेयर, पूरे वातावरण में फैल रही होती है। इसके बाद है अरोमा। अब वहां पर मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, उनके ग्रेट बिल्डिंग के चारों तरफ कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं, शॉप्स होती हैं जहां पर की ईटेबल्स बेचे जाते हैं और लोग तरह तरह के पकवान और तरह तरह की अन्य डिशेज जो है वहां पर टेस्ट करते हैं। तो वहां पर एरोमा ऑफ द फूड आइटम्स, मतलब फूड आइटम्स का जो महकाने वाली या ललचाने वाली महक चारों ओर फैल रही होती है। अब स्टिंकिंग ऑफ द डर्टी नालाज और द गार्बेज, यानी मतलब कि अगर वहां कूड़ा हो, कोई नाला गंदा नाला निकल रहा हो तो उसको, हालांकि हम उसे बचाते हैं लेकिन क्योंकि अगर हो सकता है तो उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद है टंग टेस्ट। टंग का मतलब क्या होता है? चौथा जो हमारा सेंस ऑर्गन है वो होता है टंग का, जिससे हम टेस्ट करते हैं। तो जब हम किसी स्थान पर, वर्थ सीइंग प्लेस स्थान पर जाते हैं देखने के लिए, विजिट करने के लिए, तो निश्चित रूप से हम वहां कुछ खाते पीते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। तो क्या टेस्ट करते हैं? समटाइम्स वी टेक हॉट ड्रिंक्स, समटाइम्स वी टेक कोल्ड ड्रिंक्स। बच्चों को हम आइसक्रीम और चॉकलेट दिलवाते हैं, वहां हम लोग रिफ्रेशमेंट लेते हैं। तो ये सब हम एक इनसे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि वहां हमने आफ्टर हैविंग टेकन द pleasure of visiting that place, we went to a restaurant around that area and we had some tasty dishes और the cold drinks, hot drinks जो भी आपने लिया उन सब के बारे में लिखते हैं। इसके बाद पांचवा जो सेंस ऑर्गन होता है वो स्किन का। स्किन से हम क्या महसूस करते हैं? कूल, प्लेजेंट, सूदिंग, जो हमारे शरीर को सूद करने वाला हो। अथवा अगर गर्मी का मौसम हो तो इसमें स्कोर्चिंग हीट होती है, तो उसके बारे में हम लिख सकते हैं कि इट वाज वेरी, द वेदर वाज वेरी हॉट एंड द पीपल वर परस्पायरिंग, बॉडी से पसीना निकल रहा था और इस तरह से सम पीपल वर टेकिंग रेस्ट अंडर द ट्रीज, परस्पायरिंग बॉडी थी। अथवा कोल्ड वेदर था, अगर हम किसी ठंडे मौसम में निकले हुए हों तो इट वॉज कोल्ड वेदर, पीपल वर वियरिंग वार्म ड्रेसेस टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, पियर्सिंग कोल्ड से बचाने के लिए। इसके बाद कूल वेदर, और मान लीजिए वहां सम टाइम्स एट सम पर्टिकुलर टाइम इट स्टार्टेड डिजलिंग, बरसात का मौसम हो तो हम कहेंगे भाई वहां थोड़ी देर के लिए बारिश भी होने लगी थी, ड्रिजलिंग था और बड़ा सूदिंग इफेक्ट था। द होल एटमॉस्फियर वॉज वेरी सूदिंग, ये सब हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी मॉन्यूमेंट को, किसी भी हिल एरिया को, किसी भी पर्टिकुलर स्थान को जब हम देखने जाते हैं तो अपने पांचों सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग करते हुए उस सब्जेक्ट को हम बहुत ही आसान बना देते हैं और लिखने के लिए हमारे पास सफिशिएंट मैटर मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि राइटिंग मेक्स मैन परफेक्ट। सारे हमारे जितने इवेल्युएशन होंगे वो सब राइटिंग बेसिस पर होंगे, चाहे वो एकेडमिक क्लासेस हो और चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अपीयर होने वाले कैंडिडेट्स हो। तो दिस writing section must be very much strong and you must have the practice of writing so that you can have more and more ideas and thoughts to express in your writing। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा लेखन पोर्शन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। Thank you very much for watching my video. I hope that you will subscribe it and share and like it also. Thank you.